Class 10th. I'm Seema ma'am, and today we are going to take a very important lesson, a very interesting lesson, the making of a global world. So, what do you mean by global? वैश्विक, जो पूरी दुनिया से रिलेट करता हो. तो एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबल से ही वर्ड बना है ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है ना. बड़ा मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण, या आप दूसरे सेंस में बोलिए इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिससे पूरी दुनिया करीब आ गई है. पहले ये दुनिया बहुत बड़ी प्रतीत होती थी, ऐसा लगता था कोई और छोर नहीं है, पर अब इंटरकनेक्टेड हो गई ये दुनिया बहुत से रीज़न से, जैसे ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल, है ना, या when people go in search of work to other countries, या movement of capital, movement of products from one country to another. तो इस तरह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, ट्रेड से, ट्रांसपोर्ट से, कम्युनिकेशन से, माइग्रेशन, देन थ्रू एम्प्लॉयमेंट, देन मूवमेंट ऑफ कैपिटल. तो सो द होल बिग वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम अ स्मॉल विलेज and world economies are now shaking hands. All through the history of human societies, है ना, we have become steadily more linked. तो जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं तो हम और इंटरलिंक्ड होते जा रहे हैं. बहुत बहुत पहले समय से, एंशिएंट टाइम से, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज. क्यों ट्रैवल करते थे? फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड टू एस्केप persecution. They carried goods. वो अपने साथ क्या ले जाते थे? गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, इवन जर्म्स एंड डिजीजेस. यहाँ तक कि बीमारियाँ भी ले जाते थे, अननोइंगली ले जाते थे बीमारियाँ, जानबूझ के नहीं. तो इंडस वैली के समय से, है ना, और आज प्रेजेंट डे वर्ल्ड तक, ठीक है, ट्रेडिंग हमेशा से होती आई है. ठीक है, पहले, बहुत पहले के समय कौड़ी यूज़ होती थी या सीशेल्स यूज़ होते थे एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी. ठीक है, फिर कौड़ी जो थी वो मालदीव से में मिलती थी ज़्यादा करके, एंड चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचती थी एज अ करेंसी. लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. ठीक है. So now we are going to begin the lesson. This was just a summary. Silk routes link the world. So what do you mean by silk routes? ये रेशम रास्ते या सिल्क वाले जो रूट्स थे, रूट्स मतलब रास्ते, ठीक है. तो ये क्या थे? दे वर प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स, है ना. ऐसे रास्ते थे जहाँ से मॉडर्न ट्रेड भी, वो उस समय ट्रेड भी होती थी और लोग भी जाते थे, सामान भी ले जाया जाता था. तो मेनली शुरू में ये सिल्क कार्गोज ले जाए जाते थे अलॉन्ग दिस रूट, और उसके बाद इसीलिए उसको सिल्क रूट्स कहा जाता है. ये लैंड और सी दोनों के रास्ते होते थे, knitting vast regions of Asia and in linking Asia with Europe and North Africa. तो ये क्रिश्चियन एरा से भी बहुत पहले की बात है, और चाइनीज़ पॉटरी भी इसी रूट से जाती थी, और टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस इंडिया से और साउथ एशिया से भी इससे जाते थे, और वहाँ से वापस लौटते हुए व्यापारी गोल्ड, सिल्वर, ये सब लेके आते थे यूरोप से एशिया. ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज. तो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज साथ साथ जाता था. भाई अगर कोई आदमी जाएगा तो साथ में कल्चर भी तो लेके जाएगा.
उसके बाद समय के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी इन्हीं रूट से भारत आईं, एशिया आईं, मुस्लिम प्रीचर्स इन्हीं से आए और बुद्धिज़्म भी इन्हीं रास्तों से दूसरी कंट्रीज़ में फैला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक फूड, स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो कल्चर, ट्रेड और आदमियों के साथ साथ फूड भी ट्रैवल किया, जैसे स्पैगेटी एंड पोटैटो। तो बहुत से ऐसे भोजन थे या खाने पीने की चीज़ें थी जो हमारी कंट्री में हम कभी भी नहीं जानते थे, जैसे पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज़, टमेटोज़, चिलीज़, स्वीट पोटैटोज़। तो ये हमारे पूर्वजों को नहीं पता थे। ये करीब ये यूरोप से आए, यूरोप और अमेरिका से यहाँ आए और एशियन कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस हुए। तो फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड एंड ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। इन्होंने नए क्रॉप्स दूसरे लैंड में इंट्रोड्यूस किए। इवन रेडी फूड स्टफ़, ठीक है, वो भी दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचे, जैसे स्पैगेटी एंड नूडल्स। ऐसा कहा जाता है कि नूडल्स जो है वेस्ट ट्रैवल करे फ्रॉम चाइना और वहाँ पे स्पैगेटी के नाम से जाने लगे। और शायद अरब ट्रैवलर्स पास्ता सिसिली तक ले गए, जो आज एक इटली का आइलैंड है। इसी तरह इंडिया और जापान में भी बहुत से फूड्स थे जिनकी ओरिजिन जो है कभी भी नहीं पता लगा सकते। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तब बहुत से फूड इधर से उधर आने जाने लगे, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ से यूरोप और यूरोप से एशियन कंट्रीज़। कभी कभी न्यू क्रॉप्स भी दूसरी कंट्रीज़ ट्रैवल करें और वो लाइफ और डेथ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस बन गए। यूरोप के पुअर दे बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। पोटैटो कभी भी यूरोप में नहीं था, अमेरिका से आया था। तो यहाँ पे जो गरीब लोग थे, जब पोटैटो का इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ बहुत पोटैटो ग्रो करने लगा। अब यूरोप के पुअर जो हैं बेटर लाइफ जीने लगे। यहाँ तक कि आयरलैंड के पुअरेस्ट पेजेंट्स भी वो पोटैटोज़ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि एक समय जब पोटैटो का क्रॉप मिड 1840s में डिजीज़ से डिस्ट्रॉय हो गया तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डाइड ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूखों मर गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसी में कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली मतलब अब निकट आ गया है, काफ़ी पास आ गया है। कैसे आ गया? यूरोपियन ट्रेडर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया और वेस्टर्न ओशन क्रॉस किया टू अमेरिका। उसके बाद इंडिया पहुँचे ओशन क्रॉस करके, और हमेशा से इंडियन ओशन में बस्लिंग ट्रेड होती थी। ट्रेड में गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स क्रिस क्रॉस इट्स वाटर्स। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट इन द नेटवर्क। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रेड का। एंट्री ऑफ यूरोपियंस हैड टू एक्सपैंड। जब यूरोपियंस यहाँ आ गए उससे हमारा ट्रेड फ्लो, पीपल का फ्लो एक्सपैंड हुआ। अमेरिका की डिस्कवरी से पहले अमेरिका कट ऑफ था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बट फ्रॉम द 16th century its vast land and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere। मतलब 16th century में इसकी डिस्कवरी के बाद अमेरिका की पूरी दुनिया में बहुत सी तरह के ट्रेड और क्रॉप्स ने दुनिया में लोगों की जीवन और ट्रेड बदल दिए। प्रेशियस मेटल्स, particularly silver from mines located in present Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. Legend spread in 17th century Europe about South America's fabled wealth। तो ऐसी कहानियाँ थी कि साउथ अमेरिका में बहुत सोना गड़ा हुआ है। तो
ऐसी यूरोप में कहानियाँ थी, इसलिए बहुत से एक्सपीडिशंस, बहुत से यात्री एल डोराडो जो कि कहानियों में डिस्क्राइब थी, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, वहाँ गोल्ड सर्च करने गए। पोर्चुगीज़ और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट जो थे अमेरिका में भी कॉलोनाइज़ किया, और उसके बाद जो है यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट, अब बहुत जगह उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई। तो अब यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट जो है केवल सुपीरियर फायर पावर, मतलब उनके सुपीरियर फायर वेपन्स की वजह से नहीं था, उससे भी ज़्यादा एक और वेपन नेचुरली आ गया था। क्या था वो? जर्म्स, मतलब डिजीज़ के जर्म्स। इट वाज जर्म्स, है ना, मतलब बीमारियाँ, as those of smallpox that they carried on their person. Because of their long isolation, America's original inhabitants had no immunity. मतलब इतने दिनों तक अमेरिका जो है पूरी दुनिया से कट ऑफ रहा था कि अमेरिका के लोगों को स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी का उनको पता ही नहीं था, उनकी बॉडी को नहीं पता था। जब यूरोपियंस वहाँ पहुँचे तो अननोइंगली वहाँ पे जर्म्स कैरी करके ले गए स्मॉल पॉक्स के, और वो वहाँ एक महामारी की तरह फैल गई, क्योंकि उनके बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं थी अगेंस्ट दी डिजीजेस दैट केम फ्रॉम यूरोप। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। Once introduced, it spread deep into the continent, even ahead of any Europeans reaching there. It killed and decimated the whole communities, paving the way for conquest. अब देखो, जैसे आजकल कोरोना वायरस है का डिज़ीज़ फैल रहा है, तो जो एरियाज़ गन्स नहीं कैप्चर कर सकती हैं वो कोरोना वायरस ने कैप्चर कर लिया है। उसी तरह से द सेम लाइन इज़ रिटन हियर, guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not diseases such as smallpox, to which conquerors were mostly immune. Until 19th century, poverty and hunger were common in Europe. 19th century तक poverty मतलब गरीबी और hunger, भूख बड़ी common थी यूरोप में। Cities were crowded and deadly diseases were widespread. तो जो cities थी वो बड़ी crowded थी और diseases जो थी वाइड स्प्रेड थी, मतलब फैलती थी, बहुत फैली हुई थी। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन, मतलब आपस में लोगों में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट मतलब धार्मिक मतभेद हुआ करते थे। और जो डिसेंटर्स थे, जो बात नहीं मानते थे रिलीजन की, वो उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लेड, इसलिए बहुत से यूरोप से अमेरिका की ओर भाग रहे थे, और वहाँ पे प्लांटेशंस पे काम करने के लिए स्लेव्स भी कैप्चर करके ले जाए जा रहे थे इन अफ्रीका फॉर ग्रोइंग, है ना। स्लेव्स कैप्चर करे जाते थे अफ्रीका से, और कहाँ ले जाए जाते थे? यूरोपियन मार्केट्स में सेल होते थे वो, और फिर अमेरिका ले जाए जाते थे फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर। 18th सेंचुरी तक चाइना एंड इंडिया वर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, मतलब वो एशियन ट्रेड में भी बहुत आगे थी, काफ़ी आगे थी। हाउएवर फ्रॉम 15th सेंचुरी से चाइना ने अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करना शुरू कर दिया, और अमेरिका की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगी। सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब देखो 19th सेंचुरी आ गई, 1815 से 1914 की बात इसमें बता रहे हैं। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। तो वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली मतलब बहुत ज़्यादा बदला, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसने सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 3 तरह की मूवमेंट आइडेंटिफाई करी गई है। कौन कौन सी? बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। फर्स्ट, फ्लो ऑफ ट्रेड विच द 19th सेंचुरी रिफर्ड लाइवली इन गुड्स। तो पहला है गुड्स। देखो 3 तरह की ट्रेड है, एक है ट्रेड इन गुड्स, दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, जैसे मतलब माइग्रेशन ऑफ पीपल, और तीसरा है मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है,
तो गुड्स, लेबर एंड कैपिटल। ये वेरी शॉर्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग का भी क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो जब लॉन्ग का होगा देन वी हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। तो all three flows were closely interwoven which affected the lives of people. Interconnections could be sometimes be broken. For example, labor migration was restricted than goods or capital flows. मतलब कैपिटल या गुड्स जितनी तेज़ी से फ्लो करते थे उतनी तेज़ी से लोग नहीं जा पाते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विद द चेंजिंग पैटर्न ऑफ, तो अगर हम ये स्टार्ट करें टॉपिक तो बहुत अच्छा होगा अगर हम चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप से स्टार्ट करें। ट्रेडिशनली जो है सभी कंट्रीज़ चाहती थी कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फूड में, बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड मतलब क्या हुआ, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, यहाँ तक कि डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अर्बन सेंटर्स एक्सपैंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप पुशिंग अप द फूड ग्रेन प्राइसेस। अब जो लैंड था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया ग्रो करने के लिए। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, गवर्नमेंट ने कहा कि अब बाहर से कॉर्न नहीं आएगा। द लॉज, ये कहलाने लगे कॉर्न लॉज। द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वर कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉज। अनहैप्पी विद द हाई फ्रूट, अब कहीं कुछ इम्पोर्ट नहीं हो रहा है मतलब बाहर से नहीं आ रहा है, कॉर्न लॉज बना दिए गए हैं मतलब बाहर से कुछ आएगा नहीं, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन ड्वेलर्स, इन्होंने कहा कि एबॉलिश करो इन कॉर्न लॉज को। कॉर्न लॉज व स्क्रेप मतलब उनको हटाया गया। अब फूड जो है इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटेन में बहुत चीपली। क्योंकि दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही थी, है ना, जितना अपने कंट्री में नहीं हो रहा था ब्रिटेन के। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इट्स इम्पोर्ट्स। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, अब जो है वास्ट एरियाज ऑफ लैंड जहाँ कल्टिवेशन होता भी था उनको छोड़ दिया गया। Men and women जो हैं they were thrown out of work, they flocked to the cities और migrated overseas, वो cities में की तरफ भागने लगे या 7 समंदर पार दूसरे कंट्रीज़ में जाने लगे। As food prices fell, जब फूड प्राइसेस गिर गई, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज, तो खाने पीने का स्तर ब्रिटेन में ऊंचा बढ़ गया। भाई जब आदमी कम पैसे में ज़्यादा चीज़ खरीद सकता है तो वो बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया। अब मिड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब हुई या इंडस्ट्रीज़ ग्रो करी तो इनकम भी बढ़ गई। अब इनकम जब बढ़ गई लोगों की तो फूड ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा। पूरे दुनिया में ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें लैंड्स क्लियर करे गए, फूड प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ टू मीट ब्रिटिश डिमांड। तो केवल लैंड क्लियर करना एग्रीकल्चर के लिए इनफ नहीं था, अब इन फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज़ भी चाहिए थी, तो इसलिए बहुत से लैंड रेलवेज़ लगाने के लिए भी क्लियर करे गए टू लिंक एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपैंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स to bring them under cultivation. So this meant building homes and settlements. All these activities required capital and labor. अब कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगा, है ना, जैसे फाइनेंशियल सेंटर जो लंदन था दूसरी जगह फ्लो करने लगा वहाँ से। डिमांड फॉर द लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज शॉर्ट, जहाँ पे लेबर की कमी थी वहाँ पे डिमांड हुई लेबर की तो वहाँ फ्लो करने लगा, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। इससे माइग्रेशन मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। नियरली 50 मिलियन पीपल एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप, मतलब यूरोप से अमेरिका के जाके सेटल हो गए, एंड ऑस्ट्रेलिया भी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 150 मिलियन एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट होम्स, क्रॉस्ड ओशंस एंड वास्ट डिस्टेंसेस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। Thus, by 1890s, a global agricultural economy
had taken shape. और इसके साथ साथ बड़े कॉम्प्लेक्स चेंजेस आए लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में, कैपिटल फ्लोज में, इकोलॉजीज और टेक्नोलॉजी। अब फूड जो है आसपास से नहीं आता था, बहुत माइल्स दूर, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे से आता था। कैसे? एक पेजेंट जो है अपना, ज़रूरी नहीं कि अपने ही लैंड पे ग्रो करा हुआ खाना अनाज खाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फूड जो है ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, जो कि इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, जो कि बहुत दूर दूर से आता था भोजन। कैसे? है ना, देखो रेलवे से, शिप से, है ना, जो जिस पे ज़्यादा लोग काम करते थे, लो पेड वर्कर्स फ्रॉम साउथ यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियंस। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज, दो ऑन अ स्मॉल स्केल, अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। यहाँ पर क्या, वेस्ट पंजाब में भी ये देखा गया, यहाँ कैनाल कॉलोनीज बन गई। क्या हुआ? हियर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। यहाँ जब ब्रिटिश आके सेटल हुए तो यहाँ पे काफ़ी एरिया था जहाँ पानी की पहुँच नहीं थी, इसलिए यहाँ इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए। सेमी डेजर्ट वेस्ट और को फर्टाइल लैंड्स में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे वीट और कॉटन ग्रो करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे लोग सेटल हुए जिनको कैनाल कॉलोनीज कहलाएं, एज इरिगेटेड बाय न्यू कैनाल्स वर नोन। दे वर सेटल्ड बाय पेजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। अब फूड तो हम केवल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी तरह से सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन। कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एक्सपैंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड द ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स और रबर। तो ये इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ कि ट्रेड जो है 1820 से 1914 के बीच 25 to 40 टाइम्स ट्रेड मल्टीप्लाई हो गया। नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे वीट, कॉटन एंड मिनरल्स सच एज coal. So children, we have covered quite a lot of topic, and the next topic we'll take is the role of technology. So thank you for today. That's all for today, children.